बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम बच्चा पार्टी। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। जनाब वाली एमडी कैट मैराथन में केमिस्ट्री के गैसियस स्टेट के साथ मैं आप लोगों के सामने मौजूद हूं। ये धुआं धुआं सा कहां से उठता है? ये तब मेरे दिल से उठता है जब तुम लोग एमसीक्यूज गलत करते हो और पता नहीं क्यों गलत करते हो। तो भाई कॉन्सेप्ट सीखो और उसको इंप्लीमेंट करो और शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में एमसीक्यूज को सॉल्व करने की टेक्निक प्रैक्टिस से आएगी और प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी कम है। जनाब वाली गैसियस स्टेट को मैं स्टार्ट करता हूं। एक क्विक सा आपको कंपैरिजन देता हूं। गैसियस स्टेट, लिक्विड और सॉलिड जो तीन फंडामेंटल स्टेट्स हैं, आप लोग जैसा कि जानते हो अच्छे तरीके से कि जनाब वाली गैसियस स्टेट इज वन ऑफ द थ्री फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ द मैटर। पेपर में सवाल आया गैसियस स्टेट को क्या टैग लगा हुआ, तो याद रखिएगा मैटर की सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर का जो टैग है ये गैसियस स्टेट के साथ है, तो सिंपलेस्ट स्टेट कंसीडर की जाती है। और याद रख लीजिएगा गैसियस स्टेट के हवाले से आप लोगों को पता होना चाहिए कि फंडामेंटल स्टेट्स में मैक्सिमम एनर्जी की स्टेट भी यही होती है। जिस तरह के आपको याद होगा मैंने आपको गैस, लिक्विड, सॉलिड और प्लाज्मा की आपस में इंटर कन्वर्जन भी बताई, आप लोगों ने उसको ज़हन में रख लेना है। अब मुझे सॉलिड, लिक्विड और गैस की बहुत सारी वैसे तो प्रॉपर्टीज हैं जिनको आपके साथ शेयर करना है, लेकिन चंद एक ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो आप लोगों ने माइंड में लाजमी रखनी है पेपर के हवाले से। लाइक आपको सबसे पहला पॉइंट ये पता होना चाहिए कि यार सॉलिड्स के अंदर जो है वो पार्टिकल जो है वो फिक्स्ड पोजीशंस पर होते हैं। याद रख लीजिएगा फिक्स्ड पोजीशन। लेकिन इसके मुकाबले में लिक्विड्स और गैसेस में पार्टिकल्स रैंडमली होते हैं और मूव भी कर रहे होते हैं और फिक्स्ड पोजीशन भी नहीं होती। इसी वजह से देखें सॉलिड्स के अंदर रिजिडनेस होती है जबकि लिक्विड्स एंड गैसेस के अंदर रिजिडनेस मौजूद नहीं होती। फिर देखें इनके अंदर आपको स्पेसिस बहुत कम नजर आ रही होंगी, तो साफ ज़ाहिर है सॉलिड्स में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बड़ी तगड़ी होती हैं, इससे सॉलिड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी हाई होते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, इसकी ज्यादा डिटेल में जाने की मुझे जरूरत नहीं है। आप देखिए सॉलिड्स का वॉल्यूम भी फिक्स्ड है, शेप भी फिक्स्ड है और ये स्क्वैश नहीं हो सकते, यानी कि आप इनको कंप्रेस नहीं कर सकते। स्क्वैश का मतलब याद रख लीजिएगा कंप्रेस करना है। तो सॉलिड्स इसलिए कंप्रेस नहीं हो सकते, जैसा कि मैंने आपको बताया, दे आर हैविंग वेरी स्मॉल स्पेसेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स एंड दीज आर नॉट इनफ कि आप इनको कंप्रेस कर सके। बट ऑन द अदर हैंड लिक्विड्स को और गैसियस स्टेट को आप कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि इनके पार्टिकल्स में ये आपको काफी सारी बड़ी बड़ी वाइड स्पेसा नजर आ रही होंगी। लो जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अब जरा टेक्निकल काम की बात हो जाए। भाई फिक्स शेप क्यों है? क्योंकि पार्टिकल्स की फिक्स पोजीशन है। तो पार्टिकल्स फिक्स पोजीशन के साथ हैं, पार्टिकल्स एट फिक्स पोजीशंस। अब आप लोगों को पता है ये वॉल्यूम जो होता है ये डेफिनेट कब होता है? वॉल्यूम तब डेफिनेट होता है जब आपके पास मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड फॉर्म में होते हैं, अरेंज्ड। अब लिक्विड्स के अंदर देखें आपको शेप तो फिक्स नहीं मिल रही, इसका मतलब है कि भाई जिस कंटेनर में डालोगे उसी की शेप में चले जाएंगे, तो पार्टिकल्स फिक्स पोजीशन पर नहीं है। हाँ अलबत्ता वॉल्यूम फिक्स है, तो इसका मतलब यह है कि लिक्विड्स में भी अरेंजमेंट होती है, लेकिन उस अरेंजमेंट का कोई पैटर्न नहीं होता, याद रख लीजिएगा। तो याद रख लीजिएगा पार्टिकल्स की फिक्स शेप अमूमी तौर पर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स के ऊपर भी जो है वो डिपेंड करती है। और लिक्विड्स को आप स्क्वैश नहीं कर सकते। वही बात है कि जनाब इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इतनी स्पेस नहीं है कि आप इसको कंप्रेस कर सकें। नो डाउट सॉलिड्स के मुकाबले में स्पेस मौजूद है बट नॉट इनफ टू कंप्रेस। सवाल आए विच स्टेट ऑफ मैटर the intermolecular distances are not enough to squash them, तो बेटा ये हमारे पास जो है वो लिक्विड स्टेट की बात होती है। और गैस मॉलिक्यूल्स आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से तकरीबन 300 टाइम्स ग्रेटर डिस्टेंस पर होगा। तो याद रख लीजिएगा ना तो शेप फिक्स ना वॉल्यूम फिक्स। हाँ अलबत्ता इनको स्क्वैश या कंप्रेस किया जा सकता है। तो ये एक माइनर सा कंपैरिजन था
जो मैंने मेजर प्रॉपर्टीज के ऊपर बात की, बाकी आप लोगों को पता होना चाहिए कि मास, शेप, वॉल्यूम अभी मैंने बता दिया, कंप्रेसिबिलिटी भी बता दी, फ्लूइडिटी बता दी, रिजिडिटी बता दी और डिफ्यूजन बता दी। उम्मीद है आप लोग जेहन में रखोगे, यहां से एमसीक्यू आ सकता है कि सॉलिड्स में मास डेफिनेट, शेप डेफिनेट, वॉल्यूम डेफिनेट, compressibility not possible, fluidity not possible and rigidity high at its peaks और diffusion बहुत slow। बेटा याद रखिएगा, बिल्कुल नेग्लिजिबल डिफ्यूजन शो करते हैं और डिफ्यूजन की वजह वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब ये देखें, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। वो आपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ा था, ट्रांजिशन मेटल्स आपको पता है सॉलिड स्टेट है और उनके सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो उन पोर्स के अंदर हाइड्रोजन या इस तरह की छोटी छोटी गैसेस पेनिट्रेट कर जाती है, जिसकी वजह से मेटल को जंग लगता है, तो वो इसी वजह से लगता है। बहुत माइन्यूट सी होती है ये डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी। लिक्विड्स में देखिएगा, मास डेफिनेट है और रिक्वायर द शेप ऑफ द कंटेनर है, वॉल्यूम डेफिनेट है और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ये कैन फ्लो कर सकते हैं, लेस रिजिड है और फास्ट इनके अंदर मौजूद होता है डिफ्यूजन। और बेटा यहाँ पर मास तो डेफिनेट होगा, ये भी कंटेनर की शेप करेंगे एक्वायर, इनडेफिनेट इनके अंदर वॉल्यूम होता है और हाई हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी है, कैन फ्लो कर सकते हैं ये भी, और ये रिजिड नहीं होते और बहुत ज़्यादा फास्ट डिफ्यूजन शो करते हैं। अब ये जो चीज़ें आपको फ्लो और हाई और वेरी फास्ट नजर आ रही है, यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ कि टर्म होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, शायद आप जानते हो। तो याद रख लीजिएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो पार्टिकल्स की 3 डायमेंशनल स्पेस में मूवमेंट को कहा जाता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम पार्टिकल्स की 3 डायमेंशनल स्पेस में मूवमेंट है कि वो ट्रांसलेट कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं या वाइब्रेट कर रहे हैं। तो याद रख लीजिएगा मेरी बात, आप लोग जानते ही होंगे यार, सॉलिड्स का डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है, क्योंकि सॉलिड्स कैन ओनली वाइब्रेट। बट ऑन द अदर हैंड मैं आपको बताऊं, लिक्विड्स का डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होता है। लिक्विड जो है वो वाइब्रेट करने के साथ साथ रोटेट भी करते हैं। ट्रांसलेट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रीजनेबली स्ट्रांग होती हैं, जबकि गैसियस विद मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 मौजूद होता है। दे कैन वाइब्रेट, दे कैन रोटेट एंड दे कैन ट्रांसलेट। तो तीनों टाइप्स की मूवमेंट्स जो है गैस मॉलिक्यूल जो है वो शो कर सकते हैं। ये कंपैरिजन माइनर्स आप लोगों को बता दिया, क्लोज पैकिंग के बारे में भी बता देता हूं। ये जैसा कि मैंने शुरू में बता दिया कि मोस्ट क्लोजली पैक्ड, लेस क्लोजली पैक्ड एंड लीस्ट क्लोजली पैक्ड है। और बेटे इंटर पार्टिकल फोर्सेस भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दी कि सॉलिड्स में बड़ी तगड़ी होती हैं और ये स्लाइटली वीकर होती हैं और गैसेस के अंदर नेग्लिजिबल होती हैं। हाँ, तब तक जब तक हम बात कर रहे होते हैं एक आइडियल गैस की। तो बच्चा पार्टी, लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा हूं, इतनी सी बात बता रहा हूं कि पेपर में तुम लोगों से सॉलिड, लिक्विड, गैस की कोई भी प्रॉपर्टी बड़ी मासूमाना से सवाल देकर के पूछ सकता है। ये कोई इतनी कॉन्सेप्चुअल बात नहीं थी बताने वाली। जो असल चीज है, जो आज मैंने आपको सिखानी है, पढ़ानी नहीं है बेटे। आज हम केएमटी समझेंगे, पढ़ेंगे नहीं। केएमटी बेसिकली क्या है? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैसेस भी इसको कहते हैं। केएमटी को हमारे पास बर्नौली साहब ने प्रेजेंट किया था और केएमटी बेसिकली बिहेवियर ऑफ आइडियल गैसेस को डिस्क्राइब करती है। बिहेवियर ऑफ आइडियल गैसेस। अब देखें, मैं आपको बताता चला जाऊं कि अब मैं केएमटी पढ़ाने लगूंगा तो मैं आप लोगों को ये पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 4 पे जरा फोकस करें। ये पॉइंट नंबर 1 कहता है कि गैस मॉलिक्यूल्स कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल, और पॉइंट नंबर 4 कहता है कि ह्यूज मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस होते हैं, जो थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया। तो क्या मैं आप लोगों को ये पढ़ाना चाहता हूँ कि गैस मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे होते हैं और उनके दरमियान बड़ी बड़ी स्पेसिस होती हैं? खुदारा बस कर दो, ये बात पढ़ाने के लिए स्क्रीन पर नहीं आया हूं मैं तुम लोगों को। काम की बात, टेक्निकल बात सीखो। पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यार, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस आपस में रिएक्शन करके अमोनिया गैस बना रहे हैं। मुझे बताओ, ये जो अमोनिया गैस बन रही है, ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं या गैसेस? मॉलिक्यूल्स। तो याद रखिएगा, पार्टिकल्स जो गैस मॉलिक्यूल्स के हैं, उन्होंने ठेका लिया हुआ है केमिकल बिहेवियर का। तो
तो केमिकल बिहेवियर को अगर तुम लोग स्टडी करना चाहते हो तो पार्टिकल्स से स्टडी किए जाएंगे। अब एक गैस के ऊपर मैं प्रेशर बढ़ाता हूं, ये देखो मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं, उसका वॉल्यूम कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। मुझे बताओ वॉल्यूम कम क्यों हो रहा है? मॉलिक्यूल छोटे हो रहे हैं या स्पेसिस कम हो रही है? स्पेसिस कम हो रही है। तो याद रख लीजिएगा कि ये जो डिस्टेंसेस हैं या जो स्पेसिस हैं, इन्होंने डेंसिटी आप देखो कम या ज्यादा अगर होती है तो उसकी वजह भी स्पेसिस है। तो स्पेसिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल बिहेवियर। तो कुछ फिजिकल बिहेवियर या फिजिकल प्रॉपर्टीज को अगर तुम लोग देखना चाहते हो तो सहारा लोग स्पेसिस का, अदरवाइज पार्टिकल्स के लिए आप लोग जो है वो केमिकल बिहेवियर को साथ में टैग करोगे। अब जनाब साफ ज़ाहिर है जब इतने फास्ट मूवमेंट्स हो रही होंगी तो कोलिजन्स तो होंगे, टकराएंगे तो सही यार। और याद रख ले, ये देखें मॉलिक्यूलर कोलिजन्स की बात हो रही है, यानी कि बिटवीन मॉलिक्यूल्स जो कोलिजन्स होते हैं ना, याद रखिएगा गैस मॉलिक्यूल्स के आपस में कोलिजन। मैं पहले क्लियर कर दूं, आइडियल गैस की बात हो रही है, रियल की नहीं बात हो रही। बिटवीन मॉलिक्यूल्स ये कोलिजन्स परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। क्या होता है इलास्टिक कोलिजन? जिसमें टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, एनर्जी चेंज नहीं होती। मीन टू से क्या मैं कहूं एक्सचेंज होती है? हाँ, एक्सचेंज हो सकती है, एक दूसरे को ले दे सकते हैं, लेकिन कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद टोटल एनर्जी सेम रहती है। ये दो मॉलिक्यूल्स पे जरा गौर करो, इसकी भी एनर्जी 100 है, इसकी भी एनर्जी 100 है। ये आए, टकराए और गए। ये जब गया तो ये 150 के साथ जा रहा है और ये 50 के साथ जा रहा है। मुझे बताइएगा ये कोलिजन इलास्टिक है या इनइलास्टिक है? क्या इनइलास्टिक? को खुदा का खौफ करो भाई, टकराने से पहले दोनों की टोटल एनर्जी तो चेक कर लो भाई। अबे 200 है और टकराने के बाद की भी 200 है, तो ये कहते हैं एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी एक्सचेंज हुई है, चेंज नहीं हुई। तो ये मॉलिक्यूलर कोलिजन्स की बात है। हाँ, अलबत्ता अब आपको पता है कि प्रेशर ऑफ द गैस किस वजह से होता है? आपस में कोलिजन्स की वजह से नहीं होता। प्रेशर ऑफ द गैस मैं बताने लगा हूं, इज ड्यू टू द कोलिजन्स बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स एंड कंटेनर वॉल्स। तो याद रख ले, गैस मॉलिक्यूल्स के आपस में टकराने से कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं होता। दे एक्सर्ट प्रेशर व्हेन दे हिट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब कंटेनर के साथ जब उसने हिट करना है तो फोर्स लगानी है। कॉन्सेप्चुअल बात है, समझ लेना। जब लगेगी फोर्स तो वहां पर तो एनर्जी अब देने और लेने का सिलसिला आएगा ना। तो याद रख लें, आपको जब प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए कोलिजन्स देखने को मिलेंगे मॉलिक्यूल्स और कंटेनर वॉल्स के, तो इनके बारे में कहा जाता है दे आर इनइलास्टिक कोलिजन्स। अब रियल गैस तो करती इनइलास्टिक कोलिजन्स है, क्योंकि उन्होंने अट्रैक्शन या रिपल्जन के रिजल्ट में एनर्जी को चेंज करना होता है। जब अट्रैक्शन डेवलप होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, जब रिपल्जन होती है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब साफ जरा करना पड़ता है, तो टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। हाँ, जब आइडियल केस होगा, किसी भी किस्म की कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्जन नहीं होगी, तब एनर्जी टोटल कंजर्व रहेगी। इस बात को माइंड में बैठाएं। अब मैं बात करता हूं कोलिजन्स। तो कोलिजन्स जो है वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ होते हैं, और आपको पता है प्रेशर जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया को कहते हैं। तो जब फोर्स लगेगी तो साफ ज़ाहिर फोर्स लगाने के लिए एनर्जी तो लगेगी ना। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि प्रेशर आपस में कोलिजन्स की वजह से नहीं होता, और आपस में जो कोलिजन्स होते हैं वो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं जब हम आइडियल गैस की बात करें। बेटा आप लोगों को पता है कि गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर जब आइडियल बिहेवियर होगा तो कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होंगे, जब नॉन आइडियल बिहेवियर होगा तो जी बिल्कुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएंगी। अब आप लोगों से मैं पूछूं कि यार फोर्सेस क्यों नहीं होती? आप कहेंगे दूर दूर होते। खुदारा ये बात ना किया करो, मैं बड़ा एंजॉय करता हूं इंसल्ट करने में इस बात के ऊपर बच्चे की। कहते हैं दूर दूर है इसलिए नहीं अट्रैक्शन डेवलप कर सकते। अबे अभी जो कोलिजन हो रहा था ये दूर दूर से हो रहा था। हाँ, मॉलिक्यूल कोलिजन करना, हाँ हो गया 1 किलोमीटर से कोलिजन हो गया। अरे भाई कोलिजन के लिए करीब आना पड़ेगा, और जब तक करीब नहीं आएंगे, जब तक टकराएंगे नहीं,
तब तक कलहिया नहीं कहलाएगा। तो याद रखिएगा, करीब तो आते हैं, लेकिन इनके करीब आने के बाद अभी सोचते ही है यार कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, तो अपने इनर्शिया और वेरी हाई स्पीड की वजह से ठक करके जुदा हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, देर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज दैट इज नॉट द रीजन कि दे आर दूर दूर। जनाब जी, दे आर हैविंग वेरी हाई स्पीड काइनेटिक एनर्जी। तो हाई स्पीड या काइनेटिक एनर्जी। अब आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशनशिप है भाइयों? डायरेक्ट। जब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इसका मतलब तुम लोग टेम्परेचर कम करोगे, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो फिर तुम लोगों को कॉन्सेप्ट दूं, गैसेस कैन बी लिक्विफाई, यस दे कैन बी लिक्विफाई, बट हाउ? जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं और प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, उनको करीब भी लाते हैं और ऊपर से टेम्परेचर, आपको पता है गैस के ऊपर पूरे पाकिस्तान, क्या पूरी दुनिया का भी प्रेशर में डाल दूं ना और इसे कहूं लिक्विड में कन्वर्ट हो, कभी भी कन्वर्ट नहीं होगी। मैं कहता हूं पूरी कायनात भी गैस के ऊपर रख दोगे ना तो भी ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी, जब तक आप उसका क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं लेकर आएंगे। तो बेटा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि क्रिटिकल टेम्परेचर लाने के बाद ही गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, और क्रिटिकल टेम्परेचर हर गैस का अपना अपना होता है। तो टेम्परेचर कम करोगे, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, अब मुझे बताओ, जब मैं काइनेटिक एनर्जी कम करूंगा, टेम्परेचर कम करूंगा, तो स्पीड को भी क्या कर दूंगा? कम। और कम स्पीड पर उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी, जिसके रिजल्ट में वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद लो जी, काइनेटिक एनर्जी वाला भी पॉइंट हो गया, फोर्सेस वाला पॉइंट भी हो गया। और आपको पता है एक्चुअल वॉल्यूम गैस मॉलिक्यूल्स का ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। अभी थोड़ी देर पहले तो बात कर रहे थे, देखी नहीं थी पिक्चर ये तुम लोगों ने? ये देखो, इतने से बस एरिया पर मॉलिक्यूल्स हैं, बाकी सारी स्पेसीज हैं। तो बेटा इन सारे मॉलिक्यूल्स को मैं क्लोजली अगर पैक्ड करके यहां पर इकट्ठा कर दूं तो भी बेटा मैं इसका एक्चुअल वॉल्यूम नहीं ला पाऊंगा, क्योंकि स्पेसीज को जीरो तो नहीं किया जा सकता। तो अब देखें, ये है गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम और ये था पूरे कंटेनर का वॉल्यूम। तो साफ ज़ाहिर है ये नन्ना सा वॉल्यूम पूरे कंटेनर के साथ अगर मैं कंपेयर करता हूं तो ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा। तो ये कहती है केएमटी कि एक्चुअल वॉल्यूम जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। उसके बाद बच्चों, आप लोगों को ये वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं रहेगा। जब वॉन्डर वॉल ने कहा था कि नेग्लिजिबल हटाना चाहते हो, बिल्कुल हटा दो। अब गैस को हाई प्रेशर पर ले आओ। जब तुम हाई प्रेशर पर लेकर आओगे तब उस वक्त क्या होगा? उस वक्त ये होगा कि अब हाई प्रेशर को आप लोग, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं, क्या याद करोगे? ये देखो, ये नॉर्मल प्रेशर पर आप टोटल वॉल्यूम के साथ इस वॉल्यूम मैक्सिमम कंप्रेस्ड को कंपेयर कर रहे थे। अब मैं इसको हाईली कंप्रेस्ड यहां तक ले आता हूं, यानी कि यहां पर लाने के बाद अब इस वॉल्यूम के साथ इस वॉल्यूम का कंपैरिजन किया जाएगा। तो अब ये वॉल्यूम नेग्लिजिबल इसलिए नहीं होगा कि चिड़िया को जब हाथी के साथ कंपेयर करोगे तो चिड़िया नेग्लिजिबल होगी, लेकिन चिड़िया को अगर मुर्गे के साथ कंपेयर करोगे तो फिर वो नेग्लिजिबल नहीं होगी। तो हाई कंप्रेस्ड स्टेट के अंदर ये नेग्लिजिबल नहीं रहता। तो बेटा याद रख लीजिएगा, ये पॉइंट वॉल्यूम वाला आप लोगों ने माइंड में रख लेना है। और उसके बाद इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी के ऊपर बात करते हैं, और ग्रेविटी की वजह से जो मोशन इंपार्ट होनी है वो भी नेग्लिजिबल होनी है। इसकी वजह भी बेटा याद रख लीजिएगा, ये ना कहना मैथ्स बड़ा कम होता है, खुदा का खौफ करना, यहां पर भी हाई स्पीड है। क्या तुम लोगों ने फिजिक्स में नहीं पढ़ा? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ दुनिया की कोई भी शय जब मूव करेगी तो उस पर ग्रेविटी इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि इस वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी का नाम दिया जाता है। बच्चा पार्टी, पेपर में सवाल आया, कौन से दो पोस्टुलेट्स हर सूरत में लाजमी करेक्ट करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे जब आप एक रियल गैस का जो है वो बिहेवियर एक्सप्लेन करने जा रहे होगे। देखिए बड़ा मॉलिक्यूल नन्हे नन्हे दूसरी गैसेस के भी होंगे, लेकिन याद रख लीजिएगा दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि जब क्लियर कर दिए जाते हैं तो फिर वही बिहेवियर केएमटी जो है वो आइडियल गैसेस की बजाय नॉन आइडियल गैसेस के लिए होते हैं। और वो दो पोस्टुलेट्स कौन कौन से हैं? वो यही पांचवा और छठा पोस्टुलेट है। अब आप लोगों ने इस पांचवें और छठे पोस्टुलेट में याद करें, आपने एक पढ़ा था प्रेशर करेक्शन के नाम से जो वॉन्डर वॉल ने की थी, और एक आप लोगों ने पढ़ी थी वॉल्यूम करेक्शन के नाम से जो आप लोग जानते हैं।
तो प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन, ये मैं आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर पढ़ाते हुए आप लोगों को आइडिया इसके बारे में जरूर दूंगा। तो ये दो पोस्टुलेट्स थे जो हर सूरत में करेक्ट किए जाएं तो केएमटी कैन बी एप्लीकेबल टू रियल गैसेस। तो इन दो को जब तक आप मॉडिफाई नहीं करेंगे तो केएमटी रियल गैसेस के लिए सूटेबल नहीं होगी। इस केएमटी को बर्नौली ने जब पेश किया तो बेटा क्लासियस ने इसकी एक मैथमेटिकल फॉर्म भी दी, PV is equal to 1/3 mNc स्क्वायर बार, जिसमें आपको पता है P प्रेशर, V वॉल्यूम, M जो है वो मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स है, N पार्टिकल्स की तादाद है, और ये जो वेलोसिटी आपको C स्क्वायर बार नजर आ रही है इसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो बेटा इसको याद रख लीजिएगा, ये है मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन नहीं है भैया, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मीन स्क्वायर वेलोसिटी। लो जी, अब गैस मॉलिक्यूल्स क्योंकि रैंडमली एक दूसरे के साथ कोलिजन्स कर रहे होते हैं तो बेटा याद रख लीजिएगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगा। कंटेनर में अगर एक ही गैस मौजूद है एक ही सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर, तो उस एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर वो जो गैस पड़ी हुई है उसके सारे मॉलिक्यूल्स की कभी भी काइनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं होगी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो मुसलसल एक दूसरे के साथ जब कोलिजन्स कर रहे हैं तो उनकी वेलोसिटीज चेंज हो रही होगी। हाँ, एवरेज काइनेटिक एनर्जी उनकी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगी, वो सेम होगी, लेकिन इनकी जब आप स्पीड की बात करेंगे, वेलोसिटीज की बात करेंगे, तो मैक्सवेल कहता है देयर आर सर्टेन ग्रुप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर हैविंग सर्टेन वेलोसिटीज। तो ये जो वेलोसिटी होती है ना गैस मॉलिक्यूल्स की, ये बदलती रहती है एक ही टेम्परेचर पर पड़े होने के बावजूद, क्योंकि वो मुसलसल एक दूसरे के साथ कोलिजन्स कर रहे हैं और कोलिजन्स के दौरान एनर्जी ले रहे हैं और दे रहे हैं। बात समझ आई? लो जी बेटा, मैं आपको क्या बताऊं, देखो आज मैंने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को कैसा एक्सप्लेन तुम लोगों के सामने करने की कोशिश की और टाइम को भी मैंने मद्देनजर रखा, वरना तो मैं इसको जब एक्सप्लेन करूं तो बेटा आपकी सोच से भी ज्यादा इसके बाल की खाल उतार दूं, लेकिन अभी जितना काफी था उतना बता दिया। आओ जरा चलते हैं केएमटी के बाद गैस लॉस की तरफ। चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, और ये इक्वेशन तीन लॉस को कंबाइन करके बनाई जाती है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ, और ये इक्वेशन है PV is equal to nRT, जिसको आइडियल ये जनरल गैस इक्वेशन भी कहा जाता है। तो बेटा आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को लॉस पढ़ाता हूं तीनों के तीनों। तो बॉयल साहब ने क्या कहा, तो ये सारे लॉज आप लोगों को मैं इन डिटेल एक्सप्लेन करता हूं। जस्ट आई एम जंपिंग टू मेक माई सेल्फ साइलेंट। सो जी, मुझे अपना फोन साइलेंट इसलिए करना था कि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कॉल आने वाली और मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे डिस्टर्ब हो। तो जनाब जी, जब मैं बॉयल्स लॉ की बात करना चाह रहा हूं तो आप लोगों को पता होना चाहिए बॉयल साहब ने 1662 के अंदर, ओए हुए एडी पुरानी गल, क्या कहा कि वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस का प्रेशर के साथ इनवर्स रिलेशनशिप, और ये अप्लाइड प्रेशर है, याद रख लीजिएगा। तो इस चीज को थोड़ा सा माइंड में रख लीजिएगा कि वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस अप्लाइड प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बात एक्सप्लेन की गई है बॉयल साहब ने। तो ये देखे वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास, अब यहां पे एक टेक्निकल पॉइंट याद रखिएगा, गिवन मास का क्या मतलब है बेटा, याद रख लीजिएगा, गिवन मास का मतलब होगा फिक्स्ड क्वांटिटी। फिक्स्ड क्वांटिटी का मतलब जानते हो क्या? फिक्स्ड क्वांटिटी का मतलब है मोल्स कांस्टेंट, क्योंकि तुम्हें पता है कि वॉल्यूम जब तुम मोल्स के साथ रिलेट करोगे तो काम खराब हो जाएगा। तो ये मैं बच्चों तुम लोगों को बता दूं अच्छे तरीके से कि फिक्स्ड क्वांटिटी में मोल जो है वो कांस्टेंट होंगे। तो इस चीज को अच्छे तरीके से माइंड में रख लीजिएगा। कहीं पर गिवन मास लिखा हुआ है तो फौरन समझ जाना गिवन मास का मतलब फिक्स्ड क्वांटिटी का मतलब फिक्स्ड मोल्स है। उसके बाद और क्या चीज फिक्स्ड या कांस्टेंट होनी है? टेम्परेचर। तो कोई आपसे कहे कि बॉयल्स लॉ में, अब आपको पता है कोई भी दो पैरामीटर्स के दरमियान रिलेशनशिप बनाना हो तो बाकी सबको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। जब भी दो लोगों के दरमियान तीसरा आता है तो काम खराब होता है, तो तीसरे को नहीं आने देना, ठीक है। तो वॉल्यूम
और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मगर शर्त क्या है कि यू हैव टू कीप टेम्परेचर एंड मोल्स कांस्टेंट। अब आप कहेंगे स्टेटमेंट में मोल्स कांस्टेंट का तो कहीं पर जिक्र ही नहीं था। भोले हो यार तुम लोग, ये गिवन मास का मतलब ही यही है कि फिक्स्ड मोल्स। तो बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर अप्लाइड टू द गैस के ऊपर। तो आइए जरा इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ चलते हैं। अब ये मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करूं तो बेटा मैं यहां पे आप लोगों के सामने के कांस्टेंट और इक्विलिटी का साइन लगाऊंगा और ये v इज इक्वल टू के पी। अब ये p इधर मल्टीप्लाई अगर होकर v के साथ आएगा तो इक्वेशन बन जाएगी पी वी इज इक्वल टू के। तो पी वी इज इक्वल टू के आपके पास इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है जो कि कहती है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। बेटा ये कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करना या आप लोगों को बताना या आप लोगों को समझाना। ये आप लोग मुलाहिजा फरमा सकते हैं इस वक्त कि ये बढ़ रहा है प्रेशर, टेम्परेचर, तापमान को तुम लोगों ने कांस्टेंट रखा हुआ है, अंदर मौजूद पार्टिकल्स की तादाद को भी कांस्टेंट रखा हुआ है। ये देखिए ये मास फिक्स्ड, टेम्परेचर फिक्स्ड, प्रेशर जब बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है और प्रेशर और वॉल्यूम का ये जो ग्राफ होगा ये भी इस वक्त आप लोगों को बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये थी बॉयल्स लॉ की एक रिप्रेजेंटेशन जो कि आप लोग देख सकते हो। इसकी रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से सवाल आने हैं उनकी तरफ जाता चला जाऊं, लेकिन आपको मैं पहले एक चीज बताना चाहता हूं जो आप लोगों ने याद रख लेनी है बेटा कि P1 V1 इज इक्वल टू K होगा कि अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे तो ये K की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी। इसी तरह बच्चे P2 V2 भी कांस्टेंट होगा। क्या मतलब है, प्रेशर बढ़ाया तो इस हिसाब से वॉल्यूम कम हो गया। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 atm प्रेशर है और 2 atm प्रेशर पर मेरे पास वॉल्यूम 1 dm क्यूब है। तो जरा देखिए दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है 2। लेकिन अगर बच्चों मैं यहां पर प्रेशर को डबल कर देता हूं 4 atm तो बेटा जरा चेक कीजिएगा वॉल्यूम उसका हाफ हो जाएगा 1/2, प्रेशर डबल वॉल्यूम हाफ। तो ये मेरे पास बेटा फिर से प्रोडक्ट क्या आ गया 2। तो इसका मतलब है मैं कह सकता हूं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3। जितना मर्जी प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशनशिप देखोगे तो ये प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहता है। एक गल ਤੁਹਾਨੂੰ पता है तो पुत्र ये बात फिर मैंने बताई क्यों है। बताना क्या चाहता हूं कि अगर तुम इस कांस्टेंट के की वैल्यू को चेंज करना चाहते हो तो ये के की वैल्यू चेंज होगी कहां से, टेम्परेचर से। टेम्परेचर याद रखिएगा, द वैल्यू ऑफ के इज डिपेंडेंट टू टेम्परेचर। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है और मोल्स क्योंकि हम स्टैंडर्ड 1 ही फिक्स रखते हैं सो दैट्स वाई हम उसको नहीं छेड़छाड़ करेंगे। और अगली बात भी सुन लो मुझसे गौर के साथ। यहां से ये जो K है इसके यूनिट्स एक दफा पेपर में पूछे गए थे। अब आप खुद मुझे बताएं P और V इज इक्वल टू K है तो प्रेशर के यूनिट्स atm और वॉल्यूम के यूनिट्स dm क्यूब। तो ये इसके आ गए नॉन एसआई यूनिट्स। और अगर तुम उससे एसआई यूनिट्स की बात करोगे तो प्रेशर के न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, पढ़े हुए ना आप लोगों ने प्रेशर के यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो ये मिलकर बना न्यूटन मीटर। तो बच्चा बाड़ी इस तरह से आपको के कांस्टेंट के यूनिट्स भी पेपर में पूछ सकता है। जरा ग्राफ सिखाता हूं, ग्राफ में जरा गौर करो। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर मैंने वॉल्यूम और प्रेशर को लिया और अभी जैसा कि मैं बता रहा था ये ग्राफ बनते हुए दिखा भी रहा था। तो इस ग्राफ को ये जो कर्व आई है ये खास टेम्परेचर T1 पर कर्व है। और बेटे मैं आपको बताता चला जाऊं इस T1 टेम्परेचर पर ये जो कर्व आई है इस कर्व का एक नाम भी है जो आप में से बच्चा बच्चा बूटा बूटा डाली डाली जानता है। इस कर्व को हम आइसोथर्म कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे आइसोथर्म इस वक्त T1 टेम्परेचर पर बनाई गई है और इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। अब टेम्परेचर बढ़ा करके देखते हैं पुत्र जी, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये कर्व अपनी पोजीशन को चेंज करेगी और एक नए कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखो ये T2 टेम्परेचर पर कर्व, ये T3 टेम्परेचर पर कर्व। अभी मैंने क्या बोला, इसको आइसोथर्म कहते हैं और ये किस टाइप की कर्व है इसका भी याद रख लीजिएगा। ये एक हाइपरबॉलिक कर्व है, हाइपरबॉलिक। तो कोई आपसे कहे कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है,
हाइपरबोलिकली रिलेटेड है। और कोई भी आपसे जब पूछे कि कर्व किसको एक्सप्लेन करती है, कर्व हमेशा याद रखिएगा एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करती है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। और स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करती है। अब यहां पर देख लीजिएगा, आपसे कोई पूछे कि कौन सा टेम्परेचर ज्यादा कौन सा कम, याद रख लीजिएगा के की वैल्यू जो है यहां पर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो बेटा ये रिलेशनशिप नहीं भूलना कि T3 यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू T2 एज कंपेयर टू T1। याद है एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा था, why the isotherms moves away from both the axes upon increasing temperature। उसकी वजह यही है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। अब बेटा आप लोग थोड़ा सा गौर फरमाएं, तो आप लोगों को ये रिलेशनशिप मैंने बता दिया। अब मैं बच्चों को कहता हूं कि भाई क्यों ना प्रेशर के और वॉल्यूम के इनवर्स के दरमियान ग्राफ बनाया जाए। तो प्रेशर और वॉल्यूम के इनवर्स के दरमियान अब डायरेक्ट रिलेशनशिप आ जाएगा, तो उसके लिए एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी। ये देखिएगा, प्रेशर एंड वॉल्यूम इनवर्स, ये दोनों पैरामीटर अगर आप देखोगे तो इनके दरमियान अब डायरेक्ट रिलेशनशिप, तो यू विल सी अ स्ट्रेट लाइन। और इस स्ट्रेट लाइन को भी हम आइसोथर्म कहेंगे, क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बनाई जाती है। और अगर बेटे इसमें भी टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो ये देखो, ये जो स्ट्रेट लाइन है T1 टेम्परेचर के बाद, T2 टेम्परेचर के बाद, T3 टेम्परेचर के बाद, जरा देखिएगा एक्स एक्सिस से दूर टूवर्ड्स वाई एक्सिस यानी कि प्रेशर एक्सिस की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। ये जा रही है प्रेशर एक्सिस की तरफ। तो याद रख लें, यहां पर भी आप यही रिलेशनशिप ही लगाएंगे कि T3 ज्यादा है T2 एज कंपेयर टू द T1 से। मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को अच्छे से माइंड में रख लेना, कर्व्स ने प्रेशर एक्सिस की तरफ मूव करना। और इसकी वजह यह है कि जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। आप कहेंगे सर वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा? देखिए, वॉल्यूम का इनवर्स इधर को जा रहा है, तो ये जो डिनोमिनेटर का वॉल्यूम है मेरे बच्चे, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो ये T1 टेम्परेचर पर अगर वॉल्यूम होगा तो ये T2 टेम्परेचर का वॉल्यूम होगा। तो बेटा मैं लेफ्ट साइड पर जब जा रहा हूँ, ओरिजिन की तरफ जा रहा हूँ, तो ये वॉल्यूम इंक्रीज को इंडिकेट कर रहा होगा, क्योंकि यहां पर मैंने वॉल्यूम नहीं लिया हुआ, वॉल्यूम का इनवर्स लिया हुआ है। समझ आ गई बात की? तो मैं अगर ओरिजिन की तरफ जाऊंगा तो ये बढ़ते हुए वॉल्यूम, इंक्रीज्ड वॉल्यूम को शो करेगा। और वॉल्यूम इंक्रीज तभी होता है जब टेम्परेचर ज्यादा होता है। समझ गए तुम लोग बात? अब अगर आप तीसरे ग्राफ की तरफ चलते हैं, तो आप लोगों के पास बॉयज लॉ के 3 तरह के जनरली ग्राफ डिस्कस किए जाते हैं। अब ये ग्राफ है PV इज इक्वल टू K कांस्टेंट का, और प्रेशर या वॉल्यूम भी लिया जा सकता है अलोंग एक्स एक्सिस। ये आएगी एक स्ट्रेट लाइन, जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा कि जब आप इनकी वैल्यूज लेंगे तो ये कांस्टेंट रहेंगी। तो फॉर एग्जांपल यहां पर 2 वैल्यू आ जाती है, तो ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगी। अब मेरे प्यारे बच्चे बड़े ही प्यारे बच्चे हैं, और उनको मैं बताता चला जाऊं कि व्हाट हैपेंस इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर। तो बेटे देखिए, ये पेपर में सवाल आ सकता है। ये T1 टेम्परेचर पर स्ट्रेट लाइन है, ये T2 टेम्परेचर पर है, ये T3 टेम्परेचर पर है, बट रहेगी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। और इसमें भी वही रिलेशनशिप होगा कि जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओगे, K की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। मैंने आपके सामने बात ही खत्म कर दी ये कहकर कि टेम्परेचर का K के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो ये थे ग्राफ बॉयल्स लॉ के। इन ग्राफ्स के अंदर बड़ी फ्लक्चुएशन आती होती है, जो मैं रिपीटर्स को भी बताता हूँ। अभी आप मासूम बच्चे हो, तो इसलिए अभी आपको उनकी तरफ ले जाने की जरूरत नहीं। यानी कि अगर मैं ये चेंज कर देता हूँ प्रेशर और वॉल्यूम एक्सेस, और यहाँ पर प्रेशर और PV का वॉल्यूम, तो इनके ऑर्डिनेट्स चेंज करने के बाद ग्राफ की क्या शेप होती है, वो भी एक नई कहानी है। तो जनाब सारी कहानियां मेरी जुबानी सुनोगे आप इंशाअल्लाह। लो जी, ग्राफ्स आप लोगों के पास डिस्कस करने के बाद अगली बात की तरफ चलूंगा। ये वो ग्राफ्स हैं जो कि आप लोगों को लॉग की वैल्यूज देकर पूछे जा सकते हैं, बट अभी मैं आप लोगों को सिर्फ इनके दर्शन करवाऊंगा। देखो कि इस तरह से भी पेपर में सवाल आ सकता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेवल, उसके बाद मैं अपने बच्चों को चार्ल्स लॉ की तरफ लेकर के जाना चाहता हूं। चार्ल्स साहब ने भी यही बात की। चार्ल्स साहब ने कहा कि जनाब वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के, मगर शर्त क्या? प्रेशर को कांस्टेंट रखो, और अगेन यहां पर
गिवन मास का जिक्र आ गया तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अब यहां पर आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखना है और गिवन मास यानी कि मोल्स को भी कांस्टेंट रखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चार्ल्स साहब ने ये लॉ जब 1787 में प्रेजेंट किया था तो इसने सिंपल सी एक बात की थी कि भाई जब बात आनी है आप लोगों की वॉल्यूम के और टेम्परेचर के डायरेक्ट रिलेशनशिप पर, तो यहां पर कांस्टेंट रख देना है प्रेशर एंड नंबर ऑफ द मोल्स फिक्स्ड। तो बेटा इनको फिक्स्ड भी कह सकते हैं और बाज़ दफ़ा फ्रीज का वर्ड भी यूज किया जाता है। फ्रीज भी कांस्टेंट या फिक्स्ड के जुमरे में आएगा। तो फ्रीज का मतलब भी अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा। अब बेटा आप लोगों को इसमें भी उसी तरह प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करना है और प्रोपोर्शनलिटी खत्म करके आप कांस्टेंट के लगाएंगे तो ये हमारे पास V इज इक्वल टू के टी आ जाएगा और यहां पर V ओवर टी इज इक्वल टू के आ जाएगा। ये आप लोगों के सामने मुख्तलिफ फॉर्म। अब इसमें आपको वो तंग कर सकता है। आपको कैसे तंग कर सकता है ये देखें, आपको पेपर में दे दे V इंटू टी इनवर्स इज इक्वल टू के, तो क्या ये चार्ल्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि बेटा नीचे का टी में ऊपर जाकर इन्वर्स कर रहा हूं। तो ये कोई अनोखी या मुश्किल बात नहीं है जो आपको ना समझ आए। मैं आपको समझा रहा हूं कि मैथमेटिकल फॉर्म के नोमिनेटर डिनोमिनेटर को आगे पीछे ऊपर नीचे करके वो आपको पेपर में सवाल दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप बच्चों से कहता हूं यार कि V इंटू के और ओवर टी, ये ठीक है जी? जी बिल्कुल। अगर आप 1 के इक्वल रखते हैं तो बेटा ये टी इधर आकर डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से आप लोगों को कोई भी फॉर्म टेंशन देने के लिए, परेशानी देने के लिए पेपर में दे सकता है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी बच्चों, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। चार्ल्स लॉ को आप लोग जब एक्सप्लेन करते हो ना, अब इसकी एक तो आप लोगों को मैंने अभी फॉर्म पढ़ाई मैथमेटिकल सी, तो जरा गौर से देखिएगा। आप लोगों ने जिस तरह P1 V1 पढ़ा था उसी तरह देखिएगा कि V1 ओवर T1 इज इक्वल टू होता है K, अगर तो V2 ओवर T2 इज इक्वल टू K। तो यहां से मैं V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2 इज इक्वल टू K ला करके दिखा करके आपको कहता हूं कि भाई ये है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म और इसको आप एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी कर सकते हैं। मगर एक प्रॉब्लम आया, एक दिक्कत आई। वो प्रॉब्लम और दिक्कत क्या थी कि ये जो मैथमेटिकल फॉर्म है बच्चों, याद रख लीजिएगा, ये जस्टिफाई सिर्फ और सिर्फ सेंटीग्रेड स्केल पर होती है। केल्विन स्केल पर होती है। क्यों मैंने बोल दिया भाई सेंटीग्रेड? ये सिर्फ और सिर्फ केल्विन स्केल पर वेरीफाई होती है। कभी गौर किया इस चीज को? एब्सोल्यूट जीरो का कॉन्सेप्ट याद रख लो। तो बड़े याद रख लीजिएगा, अगर आपके पास कोई भी गिवन टेम्परेचर पर वॉल्यूम मौजूद है तो आप अगर कहते हैं कि भाई सर मैं टेम्परेचर डबल करूंगा तो क्या वॉल्यूम डबल हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा। मगर उसको आप पुट करते हो अगर यहां इस फॉर्मूला के अंदर, तो केल्विन स्केल में कन्वर्ट करने के बाद ही आपको मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि गैसेस का जो ओरिजिनल वॉल्यूम होता है ना 0 डिग्री सेल्सियस पर, उसमें जब भी वो चेंज लेकर आती है टेम्परेचर के साथ, तो वो एक खास पैरामीटर और फैक्टर के मुताबिक होता है और उस पैरामीटर और फैक्टर के मुताबिक ही अपने वॉल्यूम के अंदर वेरिएशन आती है। ये बड़ा मजे का पॉइंट है। ये देखिए, आपको चार्ल्स लॉ की मैं क्वांटिटेटिव डेफिनेशन बताता हूं कि कांस्टेंट प्रेशर रखना है तो वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ ए गैस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। किस पैरामीटर के मुताबिक? 1/273। आपको पता है ये वही 273 पैरामीटर है जो तुम लोग केल्विन और सेल्सियस को एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हो। पढ़ा हुआ ना फॉर्मूला, सेंटीग्रेड प्लस 273 इज इक्वल टू केल्विन स्केल। तो अपने ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो भी गैस मॉलिक्यूल्स का V0 होगा, V0 याद रख लीजिएगा, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस को कहते हैं, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस को V0 कहते हैं।
इस वी नॉट में अब आसान तरीके से समझाता हूं, जो कि आज तक आपको बात समझ में नहीं आई। कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज आना है तो आपने एक फैक्टर के मुताबिक इंक्रीज या डिक्रीज लिखना है, और वो फैक्टर क्या है? 1/273। इस फैक्टर को याद रखिएगा, ये फिक्स्ड है, ये कांस्टेंट है। तो इसके रिजल्ट में आपको एक चेंज इन द वॉल्यूम मिलेगी, यानी कि वी नॉट में जो चेंज आनी है वो 1/273 फैक्टर के मुताबिक आनी है, और ये जो चेंज आएगी डेल्टा वी, ये पर डिग्री सेल्सियस होगी। ये भी याद रखिएगा, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर या 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम करने पर ऐसा होगा। तो वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज और फॉल इन टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली। तो बेटा ये इसकी क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट आपको समझ आई है कि कोई भी जो वी नॉट वॉल्यूम है, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, उसमें जब भी 1 डिग्री सेल्सियस पर चेंज देखा जाएगा तो 1/273 पैरामीटर के मुताबिक देखा जाएगा। इसकी एक मैथमेटिकल फॉर्म है, वो भी आपको बता दूं कि VT वॉल्यूम एट एनी गिवन टेम्परेचर विल बी इक्वल टू V नॉट इंटू 1 प्लस T/273। ये जनाब जी अब आपने याद रख लेना है, ये भी चार्ल्स लॉ की ही मैथमेटिकल फॉर्म है, मगर इसको जब तुम लोगों ने वेरीफाई करना है तो आपको ये जो टेम्परेचर है, ये वाला टेम्परेचर, ये सेल्सियस में पुट करना है, और V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 को अगर वेरीफाई करना है तो फिर आप लोगों ने केल्विन स्केल में टेम्परेचर को पुट करना है। और इस मैथमेटिकल फॉर्म में VT वॉल्यूम एट एनी गिवन टेम्परेचर है, V नॉट आपको मैंने बताया ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस को कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बच्चों से कहता हूं कि V नॉट इज इक्वल टू आपके पास है 546 सेंटीमीटर क्यूब, आपकी बुक वाली वैल्यू उठाता हूं, और मैं आप लोगों से कहता हूं कि अब इसका चेंज कैसे मेजर करोगे, तो आप कहेंगे सर 546 को हम 1/273 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 सेंटीमीटर क्यूब। 2 सेंटीमीटर क्यूब पर डिग्री सेल्सियस। अब आपके पास एक चेंज आ गया, यानी कि ओरिजिनल वॉल्यूम चेंज होगा तो ये चेंज इन द वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगी, बट ये पैरामीटर 1/273 चेंज नहीं होना। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आपके पास यहां पर ये V नॉट आ गया। अब आपसे कहता है कि यार 200 डिग्री सेल्सियस पर बताओ कि ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा। तो अब आप लोग या तो V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 फॉर्मूला लगाएं और टेम्परेचर सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करें, तो आपको इस इक्वेशन के थ्रू आंसर मिल जाएगा। या फिर अगर आप इसमें पुट करना चाहते हैं तो आप पहले यहां पर VT इज इक्वल टू लिखेंगे, V नॉट की वैल्यू लिखेंगे इनटू ये 1 प्लस T, यहां पर टेम्परेचर पुट करोगे 200/273। अब ये देखें उसी फैक्टर के मुताबिक आपको आंसर चेंज इन द टेम्परेचर देखने को मिलेगा। यह था चार्ल्स लॉ और इसकी क्वांटिटेटिव सी एक डेफिनेशन आपको मैंने बताई। अब ये आपके सामने वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ भी बनता हुआ नजर आ रहा है। प्रेशर फिक्स रखा हुआ है, मास भी फिक्स रखी हुई है। जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो देखें गैस जो एक्सपैंड हो रही है, टेम्परेचर और वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशनशिप आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी, तो मैं आप लोगों को जिस तरह बता रहा था कि यार एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को चार्ल्स लॉ के ग्राफ के साथ किस तरह से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो ग्राफ बना था जनाब। टेम्परेचर हमारे पास सेल्सियस स्केल के अंदर मौजूद है एक्स एक्सिस के ऊपर, और वाई एक्सिस के ऊपर मेरे पास वॉल्यूम मौजूद है। साफ जाहिर है ये वो ओरिजिन पर अगर मैं आता हूं यहां पर, तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मेरे पास वॉल्यूम भी 0 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो हो जाता है। तो बेटा अब आप लोगों को ये बात ज़हन में रख लेनी चाहिए कि ये स्ट्रेट लाइन यहां पर हमारे पास कंटिन्यूसली आ रही थी, बट एट ए सर्टेन स्टेज लिमिट जाकर के ये यहां पर स्टॉप हो जाती है। ये स्ट्रेट लाइन को हम लोग आइसोबैरिक स्ट्रेट लाइन इसलिए कहेंगे कि यहाँ पे हम लोगों ने प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है, जबकि बॉयल्स लॉ की जो कर्व्स या ग्राफ्स थे, ये स्ट्रेट लाइन थी, उसको हम लोगों ने आइसोथर्मल कहा था। तो ये भी ज़हन में रख लीजिएगा कि ये एक आइसोबैरिक जो है वो स्ट्रेट लाइन है। और यहां पर इसलिए डिसकंटिन्यूअस हो गई कि इस पॉइंट को मैं यहां पर जरा वाजे कर देता हूं। ये वो पॉइंट है जहां पर गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर आ जाएगा। हर गैस का अपना अपना क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, आपको पता है, वो लिक्विफेक्शन पॉइंट भी उसको कहते हैं।
जिस पर उस गैस ने आगे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना है। तो इस पॉइंट को फॉर एग्जांपल मैं ग्राफ में बच्चों पॉइंट ए कह देता हूं और इस पॉइंट को पॉइंट बी कह देता हूं। तो इस स्ट्रेट लाइन को जब हम आगे एक्स्ट्रा प्लॉट करते हुए जाते हैं तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर यहां पर जाकर के एक टेम्परेचर पर हिट करती है और वो टेम्परेचर जिस पर ये हिट करती है उस टेम्परेचर की वैल्यू यकीनी तौर पर आप लोग देख रहे होंगे -273, एग्जैक्ट वैल्यू लिखता हूं 0.16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और जो कि 0 केल्विन के इक्वल होता है। और इस टेम्परेचर पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो ये जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बॉयल चार्ल्स लॉ के अंदर उसकी दूसरी मैथमेटिकल फॉर्म दिखा रहा था ना, बेसिकली वो एब्सोल्यूट जीरो के कॉन्सेप्ट के साथ कोरिलेट करना चाह रहा था। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या टेम्परेचर है, किस टेम्परेचर को कहते हैं? एक ऐसा अनअटेनेबल हाइपोथेटिकल टेम्परेचर, क्योंकि प्रैक्टिकली आज तक अटेन नहीं हुआ, जिस पर जानने पर आपको एक गैस का वॉल्यूम भी हाइपोथेटिकली जीरो देखने को मिलेगा। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, गैस का जो वॉल्यूम है वो हाइपोथेटिकली जीरो हो सकता है, प्रैक्टिकली जीरो नहीं हो सकता। आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं। तो मेरे बच्चों, अकल के बच्चों, याद रख लेना, इसमें एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर केल्विन में भी लिख दिया आपको और पेपर में एक दफा इसकी जो है वो फ़ारेनहाइट में भी वैल्यू आई थी। आपको पता है ना, एक टेम्परेचर स्केल को दूसरे टेम्परेचर स्केल में इंटर कन्वर्ट करने के फार्मूलाज हैं। तो याद रख लीजिएगा -273.16 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -459 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसमें भी याद रख लीजिएगा इज इक्वल टू 0 केल्विन। तो तीनों के तीनों टेम्परेचर स्केल्स के अंदर आपको ये वैल्यू मैंने लिखकर बता दी है। और बेटा इस पॉइंट ए को याद रख लीजिएगा, ये जो पॉइंट ए है इसको आइडियल पॉइंट कहा जाता है। यहां पर गैस है वो आइडियल बिहेवियर शो कर रही है और साफ ज़ाहिर है बी पॉइंट नॉन आइडियल बिहेवियर या रियल बिहेवियर पॉइंट होगा, क्योंकि यहां पर गैस ने लिक्विड में कन्वर्जन इख्तियार किया और लिक्विड में कब कन्वर्ट होती है? जब वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करती है। तो मेरा अगला लेक्चर यही है। तो ये लिक्विफेक्शन पॉइंट होगा इसका। तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है तो इस पॉइंट बी को लिक्विफेक्शन पॉइंट कहा जाएगा। और इस लिक्विफेक्शन पॉइंट के बाद अगली बात मुझसे सुन रहे हो, तो ये जो पॉइंट सी है इस वक्त आप लोगों को दिख रहा है, ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पॉइंट है, जो कि आप लोग बखूबी देख सकते हैं। तो इस ग्राफ को मैंने बड़ी डिटेल में बताया ताकि इस ग्राफ से आने वाले तमाम के तमाम क्वेश्चंस आपको पता चले। और ये जिस तरह के आपको बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ है, तो कोई आपसे पूछे कि स्ट्रेट लाइन कौन कौन से दो क्वाड्रेंट्स में आती है, तो ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है। और ये रहा वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। जिस तरह मैंने आप लोगों को बॉयल्स लॉ के अंदर डिफरेंट टेम्परेचर्स पर आइसोथर्म्स बताई कि उनकी जगह पोजीशन कैसे चेंज होती है, तो यहां पर भी बताता हूं। जरा देखिएगा, गौर कीजिएगा। ये इस वक्त वही ग्राफ है जो भी हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया। ये इसके आपके पास टेम्परेचर और वॉल्यूम को मैंने शो कर दिया। ये वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर है। अब यहाँ पे टेम्परेचर केल्विन में देखें तो ये देखें यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस था जो कि 273 केल्विन होता है, और ये है -273.16 डिग्री सेल्सियस, जिसको अभी हम लोगों ने एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा है। क्या तुम लोग देख सकते हो इसको? अब देखें यहाँ पर 3 डिफरेंट प्रेशर्स के ऊपर, ये P3 प्रेशर है, ये P2 प्रेशर है और ये P1 प्रेशर है। तो P1, P2 और P3, 3 डिफरेंट प्रेशर्स के ऊपर आपको डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस नजर आ रही है। अब देखिए ये जा ओरिजिन पर ही रही हैं जहां पर एब्सोल्यूट जीरो है, लेकिन इनकी यहां वॉल्यूम एक्सिस के ऊपर पोजीशन डिफरेंट है। अब आपसे कोई पूछे इन तीनों प्रेशर में से कौन सबसे ज्यादा होगा, कौन सबसे कम होगा, तो कैसे फैसला करोगे? अबे अभी तो बॉयल्स लॉ में पढ़ के आए हो,
प्रेशर और वॉल्यूम का क्या रिलेशनशिप होता है? इनवर्स, यानी कि जिस प्रेशर पर आपको वॉल्यूम ज्यादा नजर आ रहा है वो प्रेशर कम होगा, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता चला जाएगा वॉल्यूम कम होता चला जाएगा। तो मुझे कह लेने देना, इन तीनों प्रेशर्स में आपके पास P1 सबसे ज्यादा प्रेशर है, P2 उससे कम है और P3 उससे भी कम है। फैसला किसने किया? ये देखें, जब प्रेशर ज्यादा तो वॉल्यूम कम। ये इतनी जगह P1 प्रेशर का वॉल्यूम है, यहां से लेकर यहां तक P2 प्रेशर का वॉल्यूम है, और यहां से लेकर यहां तक P3 प्रेशर का वॉल्यूम है। तो इस तरह से आपको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को चार्ल्स लॉ के साथ कंबाइन करके बताया। अब आओ आगे, ये आप लोगों ने टेबल मेमोराइज कर लेना है, ये मैंने आपको बता दिया है। इसमें आपको तीन डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स पर मैंने दिखाने की कोशिश की है। जिस तरह आप देख सकते हो यहाँ पर फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन स्केल पर आपने याद रख लेना है कि वाटर बॉयल्स, वाटर फ्रीजेस एंड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, तीनों टेम्परेचर स्केल्स पर आपको दिखा दिए गए हैं। एग्जैक्ट वैल्यू 0.16 और 0.15 आ जाए तो आपने बेटे प्रेफर करना है 0.16 वैल्यू को। ये भी मैं आपको बात बता दूं, ये अभी आपको फ़ारेनहाइट के अंदर वैल्यू भी मैंने बता दी थी, -459 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यहाँ पे आप लोगों को एक और बात बताता चला जाऊँ, वाटर बॉयल्स का मतलब है ये बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है तीनों टेम्परेचर स्केल्स पर। पेपर में आ सकता है फ़ारेनहाइट में भी, सेल्सियस में भी, केल्विन में भी। और बेटा इस बात को आपने भूलना नहीं है, इस बॉइलिंग पॉइंट को मैक्सिमम टेम्परेचर भी कहा जाता है, मैक्सिमम टेम्परेचर। और उसके बाद जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको याद रख लीजिएगा, मिनिमम टेम्परेचर भी कहा जा सकता है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर में आपको फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री मिलेगा, पढ़ा हुआ तुम लोगों ने। सेल्सियस में 0 सेल्सियस है और केल्विन में 273 है। हाँ, ये जो टेम्परेचर है एब्सोल्यूट जीरो, इसको लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर कहा जाता है, और ये लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर कहलाता है। तो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर की वैल्यूज भी आपके सामने मौजूद है, ये याद उम्मीद है आप रख लोगे, ये मैंने आपको पहले ग्राफ में दिखा दी। लो जी, तीसरा लॉ आपको पढ़ा के एवोगैड्रोस लॉ, मैं आपको जनरल गैस इक्वेशन से रिलेटेड चंद एक आने वाली चीजें शेयर करता हूं। एवोगैड्रो साहब ने ये लॉ जो है वो 1802 में प्रेजेंट किया था, और इन्होंने भी अपना हिस्सा डाला। ये कहते हैं कि वॉल्यूम का नंबर ऑफ द मोल्स के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसेस at a given temperature and pressure will have equal number of molecules or moles or quantity। तो बेटा याद रख लीजिएगा कि जब आप पढ़ रहे थे मोल और एवोगाड्रो नंबर की कैलकुलेशंस, तो याद मैंने आपको कहा था मोलर वॉल्यूम गैस की नेचर पर डिपेंड नहीं करता। बस यहां पर आ चुका है एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था। तो मेरे प्यारे मासूम और भोले भाले बच्चों, कि अगर आप मोल्स को 2x कर देंगे तो वॉल्यूम भी 2x हो जाएगा, लेकिन इसके लिए शर्त है कि आपको टेम्परेचर को, प्रेशर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। और अगर आप इसका भी ग्राफ बनाओगे तो ये देखो, आप यहाँ पे वॉल्यूम और मोल्स का ग्राफ बनाओ तो ये आपको बिल्कुल ओरिजिन के ऊपर यहाँ पर जीरो को टच करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जब मोल्स जीरो तो वॉल्यूम जीरो हो सकता है, लेकिन अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो तो वॉल्यूम जीरो नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता केल्विन में हाइपोथेटिकली हो सकता है वॉल्यूम जीरो, क्योंकि वो केल्विन 0 केल्विन टेम्परेचर भी हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है। ओके, अब समझो, एक मोल कोई भी गैस का हो, आपको याद है एसटीपी कंडीशंस पर मैंने आपको बताया था वो मोलर वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है 22.414 डीएम क्यूब, क्योंकि उस वक्त उसके 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स होंगे, जो कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ द पार्टिकल्स है। यार एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है कि मोल्स की रेशियो ही वॉल्यूम्स की रेशियो है। ये मैं बच्चों को मैं अक्सर कहता हूं कि द रेशियो ऑफ मोल्स इज रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स। तो प्यारे बच्चों, इन तीनों गैस लॉस को कंबाइन करने के बाद, अब
इसमें एवोगाड्रोस लॉ में और भी बहुत सारी चीजें हैं, लाइक इसकी मैथमेटिकल फॉर्म अगर आपसे पूछे तो यहां से आप बना सकते हो। अक्लमंद हो जाओ ना, सियाने हो जाओ। ये देखो V/n इज इक्वल टू के, यहां से ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म के, और यहां से इसके यूनिट्स भी के आ सकते हैं, जो कि आप लोगों को पता है वॉल्यूम और मोल्स के हिसाब से कैलकुलेट भी कर सकते हो आप। बेटा जब आप इन तीनों लॉज को कंबाइन करते हो, कौन कौन से लॉ, यानी कि पीवी इज इक्वल टू के, या वॉल्यूम का प्रेशर के साथ इनवर्स रिलेशनशिप उठा लो बॉयल्स लॉ, और इसी तरह आप वॉल्यूम का टेम्परेचर से डायरेक्ट रिलेशनशिप उठा लो चार्ल्स लॉ, और इसी तरह जो अभी मैंने आपको पढ़ाया वॉल्यूम का मोल्स के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप एवोगाड्रोस लॉ, तो इन तीनों को कंबाइन करने के बाद आपके पास एक इक्वेशन आती है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब मैं यहाँ पर ये डिराइव नहीं करवा रहा हूँ आपको, मैं एफएससी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं एमडीकैट पढ़ा रहा हूँ। इसमें आप लोगों ने याद रख लेना है कि ये जो आर है, ये आर इज इक्वल टू है पीवी ओवर एनटी, इसको जनरल गैस कांस्टेंट कहते हैं। और ये जो आर की वैल्यू है ये गैस की नेचर पर डिपेंड नहीं करती, हर जो है वो गैस के लिए आर की वैल्यू फिक्स्ड होती है फॉर अ गिवन टेम्परेचर प्रेशर। अब देखें, आपको पता है कि ये नंबर ऑफ मोल्स हम लोग फिक्स्ड हमेशा कर देते हैं, स्टैंडर्ड 1 मोल। अब ये 1 मोल स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया गया है। अब आर के पेपर में यूनिट्स आपसे पूछे जा सकते हैं और वैल्यू, तो ये प्रेशर और साथ में वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे, क्योंकि मोल्स 1 फिक्स कर दिया गया और टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया गया 273 केल्विन। तो याद रख ले, टेम्परेचर और मोल जब फिक्स कर दिए गए, कांस्टेंट या स्टैंडर्ड यूं समझ लो, ये हमारे पास इस वक्त स्टैंडर्ड टेम्परेचर है और ये स्टैंडर्ड मोल्स हैं। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और मोल्स करने के बाद आर की जब आपसे वैल्यूज की बात की जाएगी या यूनिट्स की बात की जाएगी, तो ये दोनों प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। यानी कि कहने का मतलब है, प्रेशर को आप एटीएम में ले रहे हो, टॉर में ले रहे हो, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में ले रहे हो, मिलीमीटर ऑफ मरकरी में ले रहे हो, तो आर की वैल्यू भी चेंज होगी और यूनिट्स भी चेंज होगी। इसी तरह वॉल्यूम आप मीटर क्यूब में ले रहे हो, सेंटीमीटर क्यूब में ले रहे हो, आप इसी तरह इसको डेसीमीटर क्यूब में ले रहे हो, तो आप जब वॉल्यूम के यूनिट्स चेंज करोगे तो भी आर की वैल्यू इफेक्ट होगी और यूनिट्स भी इफेक्ट होगी। तो पेपर में सवाल आया कि प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट्स के ऊपर आर की वैल्यू डिपेंड करती है। जी बिल्कुल करती है। इससे रिलेटेड पेपर में आपको सवाल भी पूछा जा चुका है। इस इक्वेशन से आप बेटे डेंसिटी की इक्वेशन भी निकालते हो और मोलर मास की इक्वेशन भी निकालते हो। शायद आपको याद आ रहा हो, आपने कैलकुलेट किया हुआ है। ये देखिए, ये इक्वेशन आपने भूली नहीं है, पीवी इज इक्वल टू स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम। पता है ना मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, आर टी। तो बेटा यहां से आपको 2 एमसीक्यूज पूछ सकता है कि भाई इसी इक्वेशन को मास की कैलकुलेशन के लिए और मोलर मास की कैलकुलेशन के लिए कैसे यूज करोगे, तो आपके सामने ही है। ये मेरे पास बन जाएगा PVM ओवर RT। इसी तरह यहां पे ये मेरे पास बन जाएगा MRT ओवर PV। बच्चों वाली बातें जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और यहीं से आप डेंसिटी की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं कि PM इज इक्वल टू स्मॉल m ओवर VRT। अब ये पैरामीटर आपका पता डेंसिटी है, तो यहां से आप डेंसिटी की इक्वेशन देख लें, D विल बी इक्वल टू PM ओवर RT। बेटा यार ये तो आप लोग सारी डेरिवेशंस कर ही लेंगे। अब आपको मैं दर हकीकत पेपर में आने वाला सवाल बताना चाहता हूं कि किस तरह से सवाल आएगा। मैं बच्चों से कहता हूं यार, आर की वैल्यू क्या होगी अगर आपको प्रेशर दिया गया हो टॉर में और आपके पास वॉल्यूम हो डीएम क्यूब। कर लेते हैं, चले। प्रेशर टॉर और वॉल्यूम डीएम क्यूब, आर की वैल्यू पेपर में आई, क्या करोगे? ये देखो। अब आप कहेंगे सर हमने रट्टे लगाई हुई होगी। बेटा वो
बहुत ही अच्छी बात है, कुछ चीजें वाकई रट्टा काम दे जाता है, लेकिन हर दफा रट्टे ने काम नहीं देना। अब आपको पता है कि स्टैंडर्ड हमारे पास 1 ATM जो होता है, 1 ATM 760 टॉर के बराबर है। ये वैल्यूज आप लोगों ने पढ़ी हुई है। तो अब यहां पर लिखोगे 760 टॉर और साथ में आप वॉल्यूम 22.414 DM क्यूब ही लिखोगे। अगर ये आपको सेंटीमीटर क्यूब में दे देता तो साफ ज़ाहिर है आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते। अब ये मतलब देख लीजिएगा अच्छे तरीके से कि नीचे आ जाएगा 1 मोल और इस 1 मोल के साथ ये आ जाएगा 273 केल्विन। आपकी बुक में ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करके लिखी हुई है, आपको याद भी होगा। 0.0821 ATM DM क्यूब हमारे पास पर मोल पर केल्विन, ये वैल्यू आपको याद होगा, आपने रट्टा लगाई होगी। लेकिन यहाँ पे पॉइंट क्या है, ये देखें प्रेशर किस में मौजूद है, टॉर। तो आप ये वैल्यू यहां से भी वैल्यूएट कर सकते हैं कि ATM की जगह पे आप लोगों को टॉर लगाना होगा, ठीक है। तो वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि 0.0821 यहाँ पे आप लोग 760 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप कहेंगे सर ये 760 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर कहां से लाएंगे, तो भाई सुन लो 62.4 ये वैल्यूज आप लोगों को मेमोराइज करनी पड़ेगी। अब आप लोगों को इसकी भी ट्रिक सिखाता हूं, तैयार हो ट्रिक सीखने के लिए? चलो आ जाओ फिर, आ जाओ। ये देखो, ये है आर की वैल्यूज, ये है यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम और वो है यूनिट्स ऑफ प्रेशर। अब देखें ये वैल्यू आप लोगों को याद होगी, आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि जब प्रेशर इस यूनिट में वॉल्यूम। अब मैं आपको यहां पर जो ट्रिक बताने लगा हूं ना, वो तुम लोगों ने समझनी है कि सर क्या ट्रिक बता रहे हैं। ये देखें, ये आप लोगों के पास ATM की वजह पेपर में कहता है कि प्रेशर ATM में ही रहने दो, लेकिन वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दो। अब तुम लोगों ने ये जो वैल्यू है इसको चेकआउट करना है कि करना क्या है। बेटा अब आप लोग मुझे बताए DM क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जा रहे हो। आप लोगों में से कौन सा बच्चा नहीं जानता कि 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा यहां पर आप बस ये काम करो, ये DM क्यूब हटा दोगे और DM क्यूब की जगह पे सेंटीमीटर क्यूब लिखोगे और साथ में 1000 भी लिखोगे। तो ये वैल्यू देखें 1000 से मल्टीप्लाई होकर के 82.05 होगी। तो मुश्किल काम था नहीं। अब यूनिट आ गई CM क्यूब ATM पर केल्विन पर मोल। आओ जरा, प्रेशर को मिलीमीटर ऑफ मरकरी और वॉल्यूम DM क्यूब में हो तो बेटा अब यहां पर अब आपको पता है मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो या टॉर हो तो एक ही चीज की बात है। जिस तरह मैं अभी आपको बता रहा था, ये हमारे पास टॉर, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो है वो 1 टॉर के इक्वल है। तो ये सारी वैल्यूज आप लोगों की मेमोरी का पार्ट होगी। तो ये देखो प्रेशर का यूनिट चेंज किया, वॉल्यूम DM क्यूब कर दिया, तो ये वैल्यू आई। अब जरा चेक करो, ये आपके पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है और ये मीटर क्यूब में है। तो ये बेटा SI यूनिट और SI वैल्यू, ये भी पेपर में सवाल आ सकता है। ये है नॉन SI वैल्यू और ये है SI वैल्यू। और यहाँ पे आपके सामने देखें जाउल आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि ये सिंप्लीफाई करने के बाद न्यूटन इंटू मीटर आती है जो कि जाउल के इक्वल है। अब तुम लोगों से कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब यहीं पर आपसे कहता है कि यार इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की बजाय यहां पर प्रेशर का यूनिट ATM कर दिया जाता, फिर तो साफ ज़ाहिर है वो आगे फिर आपने उसी हिसाब से वैल्यू को चेंज करना होगा। बट पेपर में इतना जुल्म नहीं करेगा, आपको DM क्यूब से CM क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए दे देगा, या ATM से मिलीमीटर ऑफ मरकरी या सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में भी कन्वर्ट करने के लिए दे सकते हो। सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में आप उसको डिवाइड कर दीजिएगा 10 के साथ। खैर, आर की वैल्यू समझने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद आपको कुछ आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर की तरफ ले जाना चाहता हूं। लेकिन इस बिहेवियर की तरफ ले जाने से पहले मैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आप लोगों से। क्या आप लोग तैयार हो मेरे इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का? बेटा नोट कर लेना, नोट कर लेना सुनते हुए कि 3600 बार ये सवाल आया और आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज का भी MCQ है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा
कि टेम्परेचर ऑफ द गैस इज डबल्ड एंड प्रेशर reduces to half, what will be the original volume? Yeah, what will be the change in the volume? Temperature double, pressure double, what will be the volume? Temperature half, pressure half, what will be the volume? समझ रहे हो? Temperature double, pressure quadruplet, what will be the volume? तो अब आप क्या करोगे कि टेम्परेचर डबल कर रहे थे, वॉल्यूम डबल होगा, प्रेशर डबल कर रहे थे, वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, तो आप पेपर में ये हरकतें करोगे? नहीं, नहीं करनी ये हरकतें। बताता हूं क्या करना है, सुनो। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, उस सवाल के मुताबिक बात करेंगे। सवाल है जनाब कि टेम्परेचर ऑफ गैस डबल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड प्रेशर रिड्यूसेस टू हाफ, वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा? शॉर्टकट में सवाल लिखा है आप लोगों के सामने, तो जरा देखो, आपने यहीं पर ही सारे का सारा काम कर डालना है। इसी रिलेशनशिप के अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है। देखो, टेम्परेचर डबल करने के लिए कहा गया मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, प्रेशर हाफ करने के लिए कहा गया डिवाइडेड बाय 2 कर दो। ये नीचे का डिवाइड भी ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना तो मैथ आता ही होगा ना। अब देखो, टेम्परेचर डबल करने पर वॉल्यूम ने डबल होना था, प्रेशर हाफ करने पर वॉल्यूम ने फिर से डबल हो जाना था, तो दो दफा डबल, ये 2 भी ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 दफा डबल का मतलब है 2 इंटू 2 यानी कि 4 टाइम्स। तो वॉल्यूम हमारे पास जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। तो इस चीज को मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा माइंड में रख लीजिएगा कि वॉल्यूम इंक्रीज 4 टाइम्स। माइंड में रखते हुए थोड़ा सा आगे चलें। अब यहीं पर सवाल मैं चेंज करूं कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को डबल कर दिया जाए। तो ये देखो, टेम्परेचर को भी डबल किया और प्रेशर को भी डबल किया, तो जरा देखो 2 के साथ 2 क्या हो गया? कैंसिल। जब 2 के साथ 2 कैंसिल हुआ तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, वॉल्यूम वही ओरिजिनल वॉल्यूम रहेगा। तो इस तरह के पेपर में सवाल आ सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो कैलकुलेशंस हैं आप लोगों के पास इस इक्वेशन की बेस पर, उनकी भी आप लोगों ने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है। कोई पता नहीं, बुरे वक्त का कहीं पर कुछ भी आ सकता है कि P1 ओवर P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। बेटा, इस इक्वेशन से रिलेटेड भी पेपर में सवाल आ चुका है कि इस प्रेशर पर, इस वॉल्यूम पर, इस टेम्परेचर पर, नए प्रेशर नए टेम्परेचर पर नया वॉल्यूम क्या होगा। तो आप लोगों ने जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करनी होगी। प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है, प्रैक्टिस एमसीक्यूज आपको दिए हुए और उनकी डिस्कशन भी आपको देखने को मिलेगी। तो मैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपको ज्यादातर पेपर में आने वाला जो सवाल है आइडियल एंड नॉन आइडियल बिहेवियर, ये समझाना चाहूंगा। तो वॉच माय नेक्स्ट वीडियो फॉर दिस कॉन्सेप्ट। बाय बाय।